हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6th और 7th ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। 6th ऑफ अक्टूबर की बात करें तो 6th ऑफ अक्टूबर को आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे 2024। तो वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे ये कब आता है? 6th ऑफ अक्टूबर को। ये क्या है? ये एक डिजीज है। ये क्या है? ये एक डिजीज है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। ये ब्रेन को इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्रेन होता है ना, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से जो बॉडी पार्ट्स है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। कई बार आपने देखा होगा बच्चों में, जैसे पैर होते हैं, पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, साइड पे रखकर चलते हैं, या हाथ होते हैं, आर्म्स है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो हर एक पर्सन में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कहाँ से जनरेट होते हैं? ब्रेन से, क्योंकि जो ब्रेन है यहाँ पे वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा, फंक्शन नहीं कर रहा। तो ये जो है, ये डिजीज जो है ये बाय बर्थ ही होती है, राइट। तो इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है यूनिकली सीपी। थीम क्या है? यूनिकली सीपी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्माइल डे। वर्ल्ड स्माइल डे कब आता है? 6th ऑफ अक्टूबर को ही। कि जो ये हमारे पेशेंट्स है सेरेब्रल पॉल्सी से जो जूझ रहे हैं, तो उनको हमें स्माइल देनी है। तो इस तरह से दोनों को आप लिंक कर सकते हो। तो वर्ल्ड स्माइल डे का थीम क्या है? डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। थीम है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। बोलते हैं ना कि दिन में एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए कि आपकी वजह से कम कोई एक पर्सन तो स्माइल करे ही करे। तो वही है वर्ल्ड स्माइल डे का जो मेन एम है, यही है कि आप ऐसे काम करो कि आपकी वजह से दिन में कम से कम एक पर्सन तो स्माइल करे ही करे। तो थीम भी उसी से रिलेटेड है, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आता है 7th ऑफ अक्टूबर, यानी कि आज का दिन। तो आज है वर्ल्ड कॉटन डे। कॉटन डे का थीम है कॉटन फॉर गुड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। स्वच्छ भारत दिवस। स्वच्छ भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आता है 2 ऑफ अक्टूबर को ही आता है स्वच्छ भारत दिवस। और इसको गांधी जयंती पे लॉन्च किया गया था, यानी कि लॉन्च तो नहीं बोलेंगे, शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कौन से ईयर में इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर। तब से लेकर हम हर साल स्वच्छ भारत दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं इसको, राइट। नेक्स्ट है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये क्या है? ये एक स्कीम है, तो इसको लॉन्च किया गया है। अब ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट से लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च करी गई है झारखंड से। कौन सी स्टेट से लॉन्च करी गई है? झारखंड से लॉन्च करी गई है। लेकिन ये जो स्कीम है ये पैन इंडिया पे काम करेगी, राइट। ऑल ओवर इंडिया ये काम करेगी। नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसको लॉन्च किसने करा है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च करा है। कहाँ से? झारखंड से इसको लॉन्च किया गया है। अब ये किससे रिलेटेड स्कीम है? ये जो स्कीम है ये ट्राइबल पीपल जो है उनसे रिलेटेड स्कीम है। जो हमारे ट्राइबल पीपल है उनसे रिलेटेड स्कीम है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है, राइट। जो ट्राइबल है तो वहाँ पे हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आ जाती है? जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए। तो इस तरह से वहाँ पे हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अंडर दिस स्कीम। नाम क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ रिलायंट गौशाला। मॉडर्न एंड सेल्फ रिलायंट गौशाला, ये इंडिया की पहली गौशाला है। नाम क्या है? इसका नाम है लाल टिपारा गौशाला। नाम क्या है इसका? लाल टिपारा गौशाला। नाम जो है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाल टिपारा गौशाला कहाँ पे है? कौन सी है? ये इंडिया की पहली मॉडर्न एंड सेल्फ रिलायंट गौशाला है। तो कहाँ पे ये रिसेंटली शुरू करी गई है? तो ये कहाँ पे ओपन हुई है? ग्वालियर के अंदर, राइट। कौन सी स्टेट में है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये गौशाला है, लाल टिपारा गौशाला।
अब इसमें क्या है, इसमें जो बायो सीएनजी बनाया जाएगा, ये जो गौशाला है इसके अंदर जो गाय का गोबर होता है उससे बायो सीएनजी तैयार करी जाएगी, राइट। बायो सीएनजी तैयार करी जाएगी और उससे क्या है, एक तो देखो गैस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, साथ ही साथ जो इसका जो भी बाकी बचा हुआ होगा उसको हम यूज करेंगे एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट। तो यहाँ पे इसके दो बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो इसीलिए ये सेल्फ रिलायंट है, मतलब अपना खर्चा ये खुद निकालेगी और मॉडर्न भी है क्योंकि यहाँ पे जो गाय का गोबर है उसी को यूज करके आगे जो सीएनजी है वो बनाई जाएगी, बायो सीएनजी जो है वो तैयार करी जाएगी, राइट। तो इसको शुरू करा गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। पर डे 3 टन्स ऑफ नेचुरल गैस ये प्रोड्यूस करेगी बाय यूजिंग 100 टन्स ऑफ काउ डंग। 100 टन्स ऑफ काउ डंग यूज करके, गाय का गोबर यूज करके ये 3 टन्स नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगी पर डे, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे ये सेल्फ रिलायंट भी बन पाएगी। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च करी गई है। ये जो स्कीम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। जो ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है मार्केट में, लेकिन इन्हीं को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड जैसे चार्जिंग पॉइंट्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्जिंग पॉइंट्स शुरू करें। इसके अलावा लोगों को इससे रिलेटेड सब्सिडी दी जाए कि जो ई व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उनको सब्सिडी दी जाए, तो उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो ई व्हीकल्स की तरफ जाएंगे, राइट। तो ई ड्राइव की फुल फॉर्म क्या है, ई ड्राइव की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, ये ई ड्राइव की फुल फॉर्म है। इसके लिए कितना बजट रखा गया है, 10,900 करोड़ का बजट रखा गया है 2 सालों के लिए। और यहाँ पे ई वाउचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ई वाउचर्स में क्या है कि यहाँ पे ई वाउचर्स दिए जाएंगे, ऑनलाइन वाउचर्स दिए जाएंगे। जैसे कोई ई व्हीकल इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए जा रहा है तो उसको उसके फोन पे मैसेज के थ्रू एक वाउचर आ जाएगा जिसके थ्रू उसको सब्सिडी दी जाएगी, राइट। बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए हैं ये ई वाउचर्स। नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च करा है। कौन सी स्टेट में लॉन्च करा है, तो इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। कौन सी स्टेट में, तेलंगाना के अंदर इसको लॉन्च किया गया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च करा है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च करा है। तो तीनों पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च करा है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, राइट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये भी एक स्कीम है। कौन सी स्टेट की स्कीम है, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, राइट। कौन सी स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की स्कीम है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। किसके लिए है ये स्कीम, ये स्कीम जो है ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। किसके लिए है, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो इस स्कीम के अंडर 10 लाख माइक्रो यूनिट्स सेटअप किए जाएंगे यूपी के अंदर आने वाले 10 सालों में, राइट। आने वाले 10 सालों में 10 लाख माइक्रो यूनिट्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे। और इसके साथ ही फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी जो एजुकेटेड और ट्रेंड यूथ है, राइट। स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर जो एजुकेटेड और ट्रेंड यूथ है जो अपना कोई काम शुरू करना चाहता है उसको 1 लाख तक की फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी, राइट। हर साल 1 लाख तक की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और इसके लिए कुछ एजुकेशनल क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि जो एप्लीकेंट है इस स्कीम के लिए, जो एलिजिबल है, तो कम से कम वो 8th क्लास पास होना चाहिए, क्लास 8 वो पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने 12th पास करी है तो उसको स्पेशल प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, राइट। 5 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिए जाएंगे, राइट। बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो 5 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, राइट।
नेक्स्ट है मेब्रा जू बिडवी, मेब्रा जू बिडवी। तो रिसेंटली ये क्या है, ये एक अल्कोहल है, ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो इसको जीआई टैग मिला है। तो कौन सी स्टेट के जिससे जीआई टैग मिला है, तो इसको जीआई टैग मिला है असम स्टेट से। अब मेब्रा जू बिडवी, इसके अलावा 7 और प्रोडक्ट्स है, टोटल 8 प्रोडक्ट्स है असम के जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं इनके बारे में अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें 3 वैरायटीज है अल्कोहल की, 4 फूड प्रोडक्ट्स है और 1 है टेक्सटाइल, राइट। 3 अल्कोहल की वैरायटीज है, 4 फूड प्रोडक्ट्स है और 1 कपड़ा है जिसको जीआई टैग मिला है। अब ये जो अल्कोहल की वैरायटी है, राइस बियर इसको बोलते हैं, तो इसकी 3 वैरायटीज कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। एक है बोडो जू गोरांग, बोडो जू गोरांग। ये अब तीनों जो अल्कोहल की वैरायटीज है ना, तीनों में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, राइट। इंप्रेसिव अल्कोहल कंटेंट इसके अंदर कितना है, 16.11% इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट है, बोडो जू गोरांग, राइट। सेकेंड है मेब्रा जू बिडवी, मेब्रा जू बिडवी। अब ये क्या है, इसको यूज किया जाता है एज ए वेलकमिंग ड्रिंक। जैसे घर में कोई आता है ना, उसको वेलकम करने के लिए एज ए वेलकम ड्रिंक इसको यूज किया जाता है। तो अगेन राइस जो होते हैं उसको पहले हाफ कुक किया जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर फर्मेंटेशन करी जाती है, उसको छड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन करी जाती है और उसके बाद ये बनती है मेब्रा जू बिडवी। थर्ड है बोडो जू गिशी, बोडो जू गिशी। ये जो वैरायटी है ना बियर की, ये बहुत पुरानी चलती आ रही है, एंशियंट टाइम से ही असम में यूज होती आ रही है। तो अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स की 4 वैरायटीज है, कौन कौन सी है। एक है बोडो नाफम, बोडो नाफम ये क्या है, ये एक फर्मेंटेड फिश डिश है, फर्मेंटेड फिश की एक डिश है जिसको बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं इस डिश को बनाने के लिए। तो इसमें ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि बनने में इतना सारा टाइम लगता है तो अब इसको थोड़ा प्रिजर्व भी करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन मेथड्स इसको प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड है बोडो ओंडला, बोडो ओंडला ये क्या है, ये एक राइस पाउडर कड़ी है, क्या है, राइस पाउडर कड़ी है। इसके अंदर गार्लिक जिंजर वगैरह यूज करके इसको बनाया जाता है। थर्ड है बोडो गोखा, बोडो गोखा। तो ये वहां पे ना एक फेस्टिवल होता है, बिसागु फेस्टिवल। असम के अंदर एक फेस्टिवल होता है बिसागु फेस्टिवल, तो उस फेस्टिवल के टाइम पे ये बोडो गोखा नाम की जो डिश है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ डिश है बोडो नार्जी। बोडो नार्जी क्या है, ये सेमी फर्मेंटेड डिश है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, सेमी फर्मेंटेड डिश है। इसको बनाया कैसे जाता है, जूट लीव्स जो होते हैं, जूट लीव्स को यूज करके इस डिश को बनाया जाता है, राइट। और ये एक न्यूट्रिशियस डिश है। तो ये 4 डिशेस है जिनको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट आता है एक टेक्सटाइल वैरायटी बोडो आरोनाई, बोडो आरोनाई। तो ये तकरीबन 1.5 से लेकर 2.5 मीटर तक लंबा एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर बड़ा ही अच्छा मतलब प्रिंट होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचुरल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर वहां पे एक प्रिंट बनाया गया है, तो जिसकी वजह से बोडो अरोनाई को मिला है जीआई टैग, राइट। नेक्स्ट है द लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सी स्टेट देती है ये अवार्ड, ये वाला जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड दिया जाता है आर्ट के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड देती है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। और इस साल ये अवार्ड है, ये किसको दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा लक्ष्मण श्रेष्ठ को। किसको जाएगा ये अवार्ड, लक्ष्मण श्रेष्ठ को ये अवार्ड दिया जाएगा बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अभी नहीं है, आने वाले जो मंथ्स है नवंबर दिसंबर में सेरेमनी होगी, तो उस टाइम पे ये अवार्ड लक्ष्मण श्रेष्ठ को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इनको नॉमिनेट कर लिया गया है इस अवार्ड के लिए, राइट। नेक्स्ट है पप्पामल, पप्पामल ये कौन है, पप्पामल रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये किसके लिए फेमस है, शी इज अ फेमस ऑर्गेनिक फार्मर। ये एक लेडी है, पप्पामल कहाँ से है, तमिलनाडु से है। तो 109 साल की उम्र में अभी इनकी डेथ हो चुकी है एंड शी इज अ फेमस ऑर्गेनिक फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मर ये थी। तो ये है पप्पामल।
तो इनको 2021 के अंदर पद्मश्री भी मिला था, तो पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 109 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है एंड शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट है 26 वेटेक्स 2024 हेल्ड इन, ये 26 एडिशन है इसका, राइट। 26 एडिशन की ये एक्सरसाइज है, नाम है वेटेक्स 2024, एग्जीबिशन है ये, एक्सरसाइज नहीं है, एग्जीबिशन है। तो कहाँ पे हुआ है ये एग्जीबिशन? ये हुआ है दुबई के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई के अंदर ये वेटेक्स 2024 हुई है। वेटेक्स की फुल फॉर्म क्या है? वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एग्जीबिशन, वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एग्जीबिशन ये हुआ है। तो अलग अलग कंपनीज में यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। तो कहाँ पे हुआ है ये? दुबई के अंदर, ये रहा दुबई। दुबई कहाँ पे आता है? यूएई में। दुबई यूएई के अंदर एक सिटी है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, और दुबई यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे ये हुआ है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ये एग्जीबिशन, राइट। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट आईलाइनर, अप्रोक्सीमेटली 8000 ईयर्स ओल्ड, सबसे पुराना आईलाइनर अभी मिला है एंशिएंट टाइम का, तकरीबन 8000 साल पुराना ये आईलाइनर है। कहाँ से डिस्कवर किया गया है? तो ये डिस्कवर किया गया है टर्की से। कौन सी कंट्री से? टर्की से डिस्कवर हुआ है ओल्डेस्ट आईलाइनर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट खो खो वर्ल्ड कप इन 2024, 2024 के अंदर खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और ये जो खो खो वर्ल्ड कप है इसका ये फर्स्ट एडिशन है, खो खो वर्ल्ड कप का ये फर्स्ट एडिशन होने जा रहा है 2025 के अंदर। तो कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है? तो इसको होस्ट करने जा रहा है इंडिया। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया इसको होस्ट करेगा। तो इंडिया के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी फेडरेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करेगी? तो फेडरेशन का नाम है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेगी, और इसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें 16 मेन की टीम होगी और 16 विमेन की टीम होगी, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री वन फर्स्ट एशिया पैसिफिक पेडल कप, फर्स्ट एडिशन का ये हुआ है एशिया पैसिफिक पेडल कप। पेडल क्या है? पेडल एक गेम होती है, जैसे स्क्वैश होती है ना, तो वैसे ही ये गेम खेली जाती है रैकेट के साथ। तो यहाँ पे जो कोर्ट का साइज होता है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू स्क्वैश, वही रैकेट के साथ बॉल्स जो होती है दीवारों पे मार के ये खेलते हैं। तो फर्स्ट एशिया पैसिफिक पेडल कप में कौन सी कंट्री जो है वो जीती है? तो जो होस्ट कंट्री थी इसकी, जो पेडल कप की होस्ट कंट्री थी वही जीती है। होस्ट कंट्री कौन सी थी? इंडोनेशिया। तो इसमें कौन जीता है? इंडोनेशिया जीता है, और बाली इंडोनेशिया के अंदर ये हुआ है। और इंडिया इसमें लेकर आया है ब्रॉन्ज मेडल, राइट। इंडिया भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है, याद रखना है। अब इंडिया कोई मेडल लेकर आया है तो याद रखने वाली बात है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।